घटनाचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह के सियासी कसरत देश में जारी है इस वक्त, लोकपाल को लेके, अन्ना के अनशन को लेके, केजरीवाल के सियासत को लेके। आखिर ये तमाम खेल है क्या? अन्ना, अनशन, लोकपाल और अरविंद केजरीवाल की सियासत। इस सियासत को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस सियासत के पीछे सिर्फ अगर आप तमाम तथ्यों को देखें तो लगता है कुछ ना कुछ खेल, एक सत्र खेल जो है वो चल रहा है। वो क्या खेल चल रहा है, हम इस बात पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप टमटा जी हैं, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड से, आप जानते हैं। सतीश उपाध्याय जी हैं, नेता बीजेपी हैं, आप जानते हैं। मुफ्ती शमुन कासमी साहब हैं, अन्ना के समर्थक हैं, शुरुआत से आंदोलन में शामिल थे। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, समाजशास्त्री भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आप जानते हैं उनका ताल्लुक है, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले प्रोफेसर विवेक कुमार जी से ही शुरुआत करेंगे कि आप राजनीतिक तमाम जो इस तरह की घटनाक्रम है उस पर पैनी नजर रखते हैं, और ये लगातार कुछ सालों से चल रहा है, और आखिर जिस जगह पे आज हम खड़े हैं वहां से कैसा नजर आता है? ये है क्या तमाम केजरीवाल की सियासत? देखिए, बिना नाम लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि 2011 अप्रैल में जब मिस्टर हजारे ने अपना एक आंदोलन शुरू किया था, जिसको हम अनशन कहते रहे और आज भी मैं अनशन ही कहूंगा, वह अनशन करप्शन के खिलाफ था। और करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन था उसमें 5 लोग वहां पर शिरकत कर रहे थे। खुद मिस्टर कृष्णराव बापट हजारे और मिस्टर केजरीवाल, और इसके साथ साथ स्वामी अग्निवेश और प्रशांत भूषण और उनके पिताजी, ये 5 लोग वहां दिखाई पड़ रहे थे। और छोटे मोटे कार्यकर्ता के रूप में सिसोदिया और गोपाल राय वगैरह थे, लेकिन 5 लोग वहां पर थे। और 5 लोगों के बाद यह हुआ कि कांग्रेस ने सोचा कि अब ये गुस्सा हम आत्मसात कर लेंगे, करप्शन के खिलाफ जो गुस्सा है हम आत्मसात कर लेंगे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर मेरे ख्याल से कांग्रेस के लीडरों से चूक हो गई, और उन्होंने उस पूरी की पूरी मुहिम जो कि जिसका कोई मुखौटा नहीं था, जिसका कोई पता नहीं था, उसको वैधता प्रदान कर दी। और जैसे ही उसको वैधता मिली, उसने एक विकराल और विशाल रूप धारण करना शुरू कर दिया। और इसमें एक पिक्चर ट्यूब आती है आपकी, जिसको आप टेलीविजन में देखते हैं। पिक्चर ट्यूब ने बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि टीआरपी लगातार बढ़ती चली गई और टेलीविजन वालों ने बाकायदा उस अनशन को, छोटे से अनशन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील करना शुरू कर दिया। यहां से पैदा होते हैं कुछ लोग जो कि धता बताते हैं 72 वर्ष के उस व्यक्ति को जो अमर अनशन पे बैठा था, और उसको खाई में फेंकते हुए बिना विचारधारा के, बिना मुद्दे के, बिना संगठन के एक राजनीतिक दल बन जाते हैं, राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाते हैं। और अचानक महंगाई और करप्शन जो दोनों बढ़े हुए थे, और कांग्रेस की जो दोहरी गवर्नमेंट थी, यानी कि सेंट्रल में गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट, ये दोहरी एंटी इनकम्बेंसी, और दिल्ली में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ और 10 वर्ष की जो एनडीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की थी, इन दोनों को मिला करके कहीं ना कहीं अधिक रोष था जनता में। जो जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी, उसके तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ने लगी। और आज आप देख रहे हैं जो राजनीतिक मंजर है, वो मुझे लगता है यही दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जब अनशन की शुरुआत हुई थी और जब तक आप जुड़े रहे और आज आप अन्ना को समर्थन करते हैं, ये जो पार्टी बनी, ये जो पूरा सियासत उसमें से निकल के आए, इसके पीछे क्या खेल क्या था? देखिए, मैं अभी प्रोफेसर विवेक जी कह रहे थे, मैं इन बातों को कहा, उन्हें 5 ही लोग थे। जिस वक्त 14 नवंबर 2010 को इस आंदोलन की दागबेल डाली गई, तो सबसे पहले वहीं पे करप्शन हुआ। करप्शन यही नहीं है कि किसी को कोई किसी से रिश्वत ले, ये भी करप्शन है कि किसी मुद्दों को आप उठा ले जाएं। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये दोनों बिल्कुल एक आम आदमी की तरह थे, इन्हें लोग नहीं जानते थे। पहला जब ये 14 नवंबर 2010 को जिसमें बाबा रामदेव भी थे, स्वामी अग्निवेश भी थे,
मैं शमून कासमी भी उसमें था, यानी हम उसके प्राथमिक प्राइमरी मेंबर्स में थे। अब देखिए मुद्दे ये थे कि हम बिल्कुल एक ऐसा वातावरण बनाएंगे देश के अंदर कि करप्शन को कमजोर करेंगे और एक आम आदमी को न्याय मिले, ऐसा एक माहौल अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करके हम आगे लेके चलेंगे। उस हद तक बिल्कुल हम सब लोग बहुत ईमानदार थे और बड़ी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। बेईमानी कहां से शुरू हुई? देखिए बेईमानी यहां से शुरू हुई कि 30 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ने, यानी हम भी उसमें शामिल थे, एक रैली होती है, उस रैली के अंदर बहुत सारे चेहरे आते हैं, मैं उस तफसील में तो नहीं जाना चाहूंगा। वहां एक ऐसा आदमी आता है कि जो अबाउट 35 करोड़ देकर के, जिसने पार्लियामेंट की सीट राज्यसभा ली थी, ऐसे हालात में कि उनकी पार्टी के अंदर सिर्फ 13 लोग थे। मैंने उस वक्त यह कहा कि अरविंद, हमारी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं अंतर महसूस होता है। तो उन्होंने उस बात के ऊपर, देखिए यहां तक हम बहुत ईमानदारी के साथ चल रहे थे। जब आपने ये बात छेड़ी तो इसलिए मैं बात कह रहा हूं आपसे, जैसे अभी भाई साहब ने ये बात कही, मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि देश के अंदर करप्शन से लोग आहत थे। न्याय प्रक्रिया जो हमारी थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी, चाहे वो अति साहस हो या 2 बार की सरकार हो या जनता का आपार समर्थन हो या उनकी सपोर्ट हो या उनकी रणनीति का हिस्सा हो। जिस तरह से एक आम आदमी दुखी था, ये अनशन जो लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के रूप में जिसकी शुरुआत हुई, ये मुहिम सियासी दल कैसे बन गया? और ये सियासी दल सिर्फ सियासत उसी पे बहुत शॉर्ट में ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए हमने जिस वक्त कलमाड़ी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी तो उसमें यह था कि हम बेंगलोर भी जाएंगे और हम अन्य जगहों पर भी जाएंगे। वहां एक ऐसा माहौल बनता है कि जब हिसार हम जाते हैं तो वहां जब हम जाते हैं तो स्वयं मेरे से खुद एक स्थान पर जो है हमें 2 लोग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई देखिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, इन कैंडिडेट्स में जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो इनमें सब में बेहतर है। अब जब ये बात सामने आती है तो उसके बाद शाम को सुषमा स्वराज जी वहां ऐलान करती है कि टीम अन्ना वहां हमारे समर्थन के लिए आई है। मैं उस वक्त अन्ना से बात करता हूं और हम ये मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि हम किसी विशेष पार्टी के खिलाफ हैं। और उस वक्त जबकि हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं होने चाहिए थे, वहां से जब हम चले हैं तो इन्होंने वो सस्ते मुद्दे जिस पर लोगों की जो दुखती हुई नफ्स थी उसे उठाना शुरू किया और धीरे धीरे आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो बिल्कुल अननोन आदमी था, उसे कोई नहीं जानता था, उन मुद्दों की बेस पर देश जानने लगा। और जब देश जानने लगा तो क्योंकि जाहिर बात है कि अन्ना का फेस था, हम सब लोगों का फेस था, उन सबको साइड करते चले गए और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने उन्हीं मुद्दों को सामने रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर दिया। और इसके जड़ में पुष्पेंद्र जो 2 चीजें विवेक जी कह रहे हैं कि विचारधारा कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक आंदोलन, उस आंदोलन को मीडिया ने जो है इसको राष्ट्रव्यापी, एक अनशन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दिया और वहीं से शुरुआत होती है जो प्रोफेसर विवेक कुमार कह रहे हैं। इस पूरी जो सियासत में आने की उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ लोगों की थी, उसको पूरा करने में लोग लग गए, अनशन छूट गया और उसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना के लोगों के सहारे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए प्रोफेसर विवेक कुमार की जो बात है उसको कल की घटना और आज की घटना से जोड़ के देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन जो कि इस देश में राष्ट्रव्यापी बन रहा था और उसमें बहुत लोग जुड़ रहे थे, किसी पार्टी या किसी मसले के लिए नहीं जुड़ रहे थे। और बार बार खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम किसी कीमत पे किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, हम राजनीति में नहीं उतरेंगे और ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। कल जो हुआ रालेगांव सिद्धि के अंदर वो देखें और आज जब दोनों बड़ी पार्टियों ने, खासतौर से परसों जिस तरीके से अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसका सुषमा स्वराज ने की कि जिन मुद्दों पे हमारी सहमति हो चुकी है उनको ही ध्यान में रख के अगर हम उसको एज इट इज ही पास कर दें तो बाकी की चीजें आगे के लिए छोड़ दी जाए। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने 5 बजे एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में 2 मंत्री भी 24 अकबर रोड पर थे और उसके बाद फिर अन्ना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया कि सरकार ने मोटे तौर पे बहुत सारी सीवीसी की बात हो, सीबीआई की बात हो, तमाम मान ली है, लिहाजा इस बिल का स्वागत किया। इसके बाद जो आप पार्टी के नेताओं का आपा खोया है,
चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, तमाम सारे लोग टेलीविजन पे आकर के कोई कह रहे हैं ये तो जोगपाल बेग है, अन्ना ने कैसे मान लिया, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अन्ना के पास कुछ कांग्रेस के एजेंट और बीजेपी के एजेंट हैं, कुछ ये मैच फिक्सिंग हुई है। आज वो लोग जो अन्ना को सुबह शाम अपने पिता स्वरूप, अपना इंस्पायरिंग लीडर मानते थे, आज कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अन्ना चले गए हैं, अन्ना मैच फिक्स कर लिया है, अन्ना कांग्रेस के हाथों बिक गए। यह शब्दावली इसलिए आई है कि इस पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ था और उसकी पहचान थी लोकपाल। वो लोकपाल का मामला जैसे जैसे सॉल्व होता जा रहा है, इस पार्टी के लोग अपना आपा खो रहे हैं और इनको लग रहा है कि हमारे हाथ से वो मुद्दा जिसमें अन्ना भी दिखाई देते थे, जिसमें केजरीवाल भी नजर आते थे, जिसमें और तमाम दूसरे लोग नजर आते थे, वो सब अलग चले गए हैं। और अब ये लोग 28 पार्टी जो इनके पास एमएलए हैं, उसे लेकर जिस दुविधा में फंसे हुए हैं, उस पर बात ना हो, लिहाजा अब अन्ना पे हमला हो रहा है। तो जो प्रोफेसर विवेक कह रहे हैं कि जिस मामले के लिए मामला हुआ था, जिस पूरे मामले के लिए आंदोलन चला था, वो आंदोलन वो चीज अपने लास्ट उस पर पहुंच गई है। अब इस पार्टी के सामने जो कैच 22 की सिचुएशन दिल्ली में है, उससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। लिहाजा अब ये शालीनता, सभ्यता तमाम खोते चले जा रहे हैं और सत्ता के पास इनको एक ही सवाल है। आज भी जब गए हैं तो उन्होंने 10 दिन का समय मांगा और जितनी बातें कही हैं दिलीप, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कौन सी ऐसी पार्टी होगी कि जो पार्टी आपको समर्थन दे रही है, बिना शर्त दे रही है, आप उससे कह रहे हैं कि आप अपना जो आपका घोषणा पत्र है उसे तो डस्टबिन में डाल दें और जो हमारी शर्तें हैं उसको बताएं। और इनकी शर्तें भी अजीबोगरीब हैं। आप कह रहे हैं कि हम कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे, करिए, इसमें कोई नहीं आपको रोक रहा। आप कह रहे हैं बिजली का बिल आधा कर देंगे, कौन पार्टी होगी जो ये कहेगी नहीं नहीं आप आधा मत कीजिए, इसको पूरा कर दे, करिए। तो सवाल यह है कि आपने जो वादे किए हैं, आप जानते हैं कि आपको अगर मेजॉरिटी मिल जाती है और इस समर्थन के बाद मेजॉरिटी हो रही है, आप पूरा नहीं कर सकते, आप एक्सपोज होने वाले हैं। तो आपने एक नया ड्रामा किया है कि आप गवर्नर से कह रहे हैं कि नहीं साहब हम 250 सभाएं करेंगे, लोगों से सहमति लेंगे। आप ये देश की सरकार चला रहे हैं या ये कोई मतलब पंचायती राज सिस्टम चल रहा है कि कोई समस्या आएगी और आप फिर लोगों के पास जाएंगे? रोज यही होगा। आप किसी व्यवस्था के अंदर काम नहीं करना चाहते हैं, आप अनार्किस्ट की तरीके से बात करना चाहते हैं, आप पूरे देश में अनार्की फैलाना चाहते हैं, आप व्यवस्था के खिलाफ लोगों को भड़का करके आपने कुछ वोट जीत लिए हैं, कुछ सीटें जीत ली, अब चाहते हैं कि लोग उसी में जमे रहें। अब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, आपने चंदा लेना शुरू कर दिया। कौन सी बात ऐसी है जो अन्ना के साथ बैठने के बाद जो आपने कही थी उससे आप पीछे नहीं हट रहे? सबसे पहले प्रदीप जी, आखिर मैंने शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई, जो विवेक जी बता रहे हैं, जो पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं, जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं, उसमें एक अहम बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको एक तरह से सैंक्टिटी देने के, उनकी आपकी अपनी कमजोरी खामियां उसको छुपाने के लिए बोथ बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं सबको लगा कि ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेपी को लगा कांग्रेस के खिलाफ में, कांग्रेस को लगा बीजेपी के खिलाफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो इस्तेमाल जैसी कोई बात है, देखिए यूपी फर्स्ट में पूरे देश में सूचना अधिकार कानून है और आज जो भी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन बना, मूवमेंट बना, लड़ाई ताकतवर हुई है, वो ये अन्ना और इसके आंदोलन से नहीं, सूचना अधिकार कानून पहले उसने बड़ी ताकत दी है, उसी के आधार पर आज तमाम तरह के आंदोलन खड़ा हो रहे हैं। लोकपाल बिल कोई इनकी अपनी बपौती नहीं है। लोकपाल 2009 के जो हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में तो बहुत दिनों से था, 46 साल का नहीं है। देखिए मैनिफेस्टो में था, जो सवाल मैं एक चीज का मैनिफेस्टो में था, 2011 में प्रेसिडेंट की स्पीच है या उसी के आधार पर वो बिल आ रहा था। अब ये लोग एक आंदोलन के रूप में आए। अब वो क्या था, जो बात सही है कि देखिए एक मुद्दे पर एक मुद्दे को लेकर के चलना, ये देश से इनकी संकट क्या है, जो आज जो इनके है, इन्होंने पूरी राजनीतिक सिस्टम को इंस्टीट्यूशन पर जो हमला किया, आज वो खुद जब वो इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं तब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप एक मुद्दे को लेकर समझ में नहीं आ रहा है या सियासत कर रहे हैं पूरी तरह से? आपको लगता है मुझे वो किसी को खड़े, वो आज खुद कटघरे में खड़े हैं। देखिए ये लोग आज उनको मौका मिला है, बीजेपी और आप पार्टी को मौका, कांग्रेस को फैन सीटर थी, हम तो समर्थन नहीं दे सकते थे, बीजेपी ने मौका कहा हम नहीं बनाएंगे, आपसे हमने कहा भाई तो आपने वादे किए हैं, करप्शन फ्री की बात की है, कम्युनल फोर्सेस के साथ आप नहीं हो, हम बिना शर्त आपको समर्थन देने को तैयार है, कोई शर्त नहीं, आपका एजेंडा। अब आपके एजेंडे को हम तो लागू नहीं करेंगे, आपको अपना एजेंडा लागू करना। अब आपने जो जनता से आपसे पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी को पत्र लिख के पूछ रहे हैं, नहीं आप आप अपने राजनीतिक दल के एजेंडे को
कांग्रेस से पूछेंगे या किसी दूसरे दल से पूछेंगे, हम थोड़ी आपके एजेंडे को हमने तो कहा है कि जनतंत्र में आपको मौका मिला है, कांग्रेस आप किसी तरह की शर्तें निकली, कोई बार्गेनिंग नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को सरकार मिले। आपको लगता है हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये सोच के कि ये बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा है उस वोट को डिवाइड करेगी, एंटी इनकम्बेंसी वोट को डिवाइड करेगी, इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इस तरह की तमाम चीजों को आपने जो देखिए, आज हकीकत क्या है, आज दिल्ली में एक सरकार चाहिए। लोकतंत्र में जनता अपने उम्मीदवारों को, दलों को चुनती है, सरकार बनाना काम जो चुनाव में जिनको मंडे उनका काम है। इस सूरत में कांग्रेस एकदम लास्ट में है, तीसरे में भी, और बहुत डिस्टेंस तीसरे में है। हमारे सामने हमारे को कोई इल्जाम न लगाए कि हमने दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार को बनाने में कोई रूढ़ी अटकाए। तो हमने कहा कि हम आपको बिना शर्त समर्थन दे सकते हैं, और इसमें आप उनको तय करना है, अपनी राजनीति उनको तय करना, उनकी राजनीतिक एजेंडे को हम पूरा नहीं करेंगे। सतीश जी, आप प्रदीप जी से बिल्कुल सहमत होंगे इस बात को लेके, जो कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल जो एक धर्म होता है वो तीसरे नंबर की पार्टी है, उस केजरीवाल के सियासत को समर्थन नहीं, बल्कि आज दिल्ली की जनता को एक सरकार चाहिए, वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। नहीं, देखिए ये तो और आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि वो कांग्रेस की दायित्व जो निभा रहे हैं, क्योंकि बहुत गहरी चोट जो लगी है, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है। और कांग्रेस इससे बढ़िया कांग्रेस और यही कारण है कि जहां आप फायदा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। इसलिए दूसरा मैं आपको बहुत हमारे और कांग्रेस के वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद हैं। कांग्रेस ने समर्थन हमको तो देना नहीं था, कांग्रेस ने समर्थन अगर आम आदमी को दिया है तो उनका बहुमत पूरा होता है। जिस प्रकार से जो पूर्व वक्ताओं ने मुझे कहा, पुष्पेंद्र जी ने कहा, देश की स्थिति थी, एक जन आंदोलन बना भ्रष्टाचार को लेकर के, और उसका बाय प्रोडक्ट ये आम आदमी पार्टी बनी। अब आम आदमी पार्टी शायद अपने आप को देश का भाग्य विधाता समझने लगी। उनके मन में जो एक अहंकार निकल करके आया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये जो इन्होंने 18 डिमांड जो की हैं, मुझे लगता है कि ये 18 डिमांड है क्या, ये उनका चुनाव घोषणा पत्र है। इस चुनाव घोषणा पत्र में वो डिमांड है, उनकी विशेष है, या वो क्या करना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि साहब लाल बत्ती गाड़ी नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर खत्म होगा। किसने उनको रोका कि वो लाल बत्ती गाड़ी को लें या ना लें? दिल्ली में किसी विधायक को लाल बत्ती की गाड़ी मिलती नहीं, दिल्ली में किसी विधायक को कोई बंगला मिलता नहीं, दिल्ली की जो स्थिति अपने आप में विचित्र है वो कोई होती नहीं, वो कहते नहीं लेंगे। इसमें से 95% चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। कौन कहता है कि बिजली के भागते हुए मीटर को आप कम ना करें? बीजेपी कब कहती है कि आप जो कॉलोनियां कांग्रेस ने पास की थी, केवल दिखावा किया था, उसको आप पास ना करें? आपको कहा कि आप बिजली के बिल 50% कम करेंगे, हमने 30% की बात की थी, आप 50% कम करिए। आप कहते हैं दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल ऐसे बनने चाहिए, जो सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट से बेहतर हो। दिल्ली में स्कूलों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये सारी की सारी डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिव है, इसमें कहीं कोई लेजिस्लेचर से लेना देना नहीं है, इसमें आपको कोई विधानसभा में जाकर के पास नहीं करना। ये जो आपके मुद्दे हैं, ये लगता है कि जो 18 डिमांड इन्होंने की है, ये इनका आने वाले 2014 का चुनाव का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को सेट करना चाहते हैं। और जिस प्रकार की भाषा, माफ करिएगा, अहंकार जिस तरह का उनका है, खास करके अन्ना हजारे को लेकर के जिस आंदोलन से ये चीजें निकली, जिस प्रकार से वो बात कर रहे हैं कि जोगपाल बिल है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से गोपाल राय को उन्होंने बाहर किया, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से दिल्ली की जनता को जो मैसेज देना चाहते हैं बार बार कह करके, वो लोगों को संभ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों के खून पसीने की कमाई को भी लिया है इस चुनाव के वक्त में। और जो खून पसीने की कमाई है, और अभी जो उन्होंने डिमांड की है कि हमको चंदा और दीजिए, ये जो सारी बातें हैं, ये पूरी सोची समझी राजनीति के तहत पूरा एक प्रपंच है, जिस प्रपंच को वो आगे लेना चाहते हो, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। विवेक जी, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज देखिए, लोकपाल लगातार वो इस बात का मांग करते रहे, अन्ना अनशन पे बैठे हुए हैं, और जब संसद से एक आवाज निकल के सरकार की तरफ से कि नहीं, लगभग इस पे आम राय है, कुछ चीजों को, कुछ बातों को छोड़ दे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको
आगे लोकपाल अब बनने का रास्ता साफ हो गया है, तो आप प्रतिक्रिया, जब अन्ना भी मान गए तो प्रतिक्रिया ये आ रही कि ये जोगपाल है। देखिए दिलीप जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जो अविश्वास केजरीवाल, सिसोदिया और इन सब की टीम है, वो इतना ज्यादा अविश्वास और इतना ज्यादा छद्म और इतना विरोधाभासी बोलते हैं कि आम जनता नहीं समझ पा रही है। उन्होंने शुरुआत जब की तो उन्होंने कहा हम स्वयंसेवी संगठन है, हम सामाजिक आंदोलन है और हम किसी भी राजनीतिक दल को अपने साथ नहीं बैठाएंगे, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को हम अपने मंच पर चढ़ने नहीं देंगे, और ये संसद बेकार है, ये राजनीति बेकार है, ये राजनीतिक बेकार है, और यहां तक कि उन्होंने संविधान पर भी आक्षेप लगाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने स्वयं अपने आप को राजनीतिक बुलाते किया और ये कह करके कि जनता की बेहद डिमांड पर हमने ये किया, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है ये काम कीजिए, और हमको चैलेंज कर रहे थे। अरे तो कल आपको चैलेंज कर रहे हैं कि भारत किसी दूसरे राष्ट्र को सौंप दो, तो आप चैलेंज में दूसरे राष्ट्र को सौंप देंगे क्या? ये तो बचकानी बातें हैं। ये राजनीतिक अपरिपक्व लोग हैं जो कि ये नहीं जानते कि राजनीति कहीं हवा में नहीं होती है। वास्तविकता जो है, छद्म की वास्तविकता बड़े दिनों तक नहीं, झूठ के पैर नहीं पर होते हैं, वो चल रही उड़ जरूर सकता है, तो ये उड़ा रहे हैं अपने। दूसरी बात यहां पर यह है कि अब जो 18 डिमांड जिन्होंने भेजी हैं, उसमें मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अब आपको मैंडेट मिल रहा है, अब आकर के आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये मत थोपिए कि ये विपक्ष पूरा कर देगा, आपको पूरा करना चाहिए। वो जो बहुत माकूल बात एक और मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि अभी धर्म, आरक्षण और सामाजिक आंदोलन के प्रश्न जो हैं, उनसे दो चार ये लोग नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण पर इनकी क्या नीति है, दलित आरक्षण पर इनकी क्या नीति है, जो अस्मिताएं खंडित और बहिष्कृत है उन पर इनकी क्या नीति है, ये जब बाहर निकलेंगे तब इनसे पूछा जाएगा। अभी ये इसको एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसलिए सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक अगर आप केवल हवा में बन जाएंगे तो ये मुद्दे हमेशा आपका पीछा करते रहेंगे और देर सवेर आपको जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आम आदमी को यह सोचना पड़ेगा कि ये छद्म की राजनीति कर रहे हैं कि वास्तविकता की। नहीं, ये एक तरफ ये है, आप देखिए जो बात कह रहे हैं सतीश जी की अहंकार है, उनकी भाषा को देखिए, उनके तमाम, मैं आपसे सिर्फ एक बार जानना चाहता हूं कि क्या ये इनकी जो आप कहते हैं परिपक्व नहीं है राजनीतिक दृष्टिकोण से, वो तो हो सकता है कि चलिए परिपक्वता नहीं हो क्योंकि अनुभव नहीं है, लेकिन क्या ये उनकी सियासी खेल का भी एक मंजर आप इससे मान सकते हैं कि आपने जब आपको काम करने की, जब आपको 8 बिना शर्त समर्थन देने की बात आई तो आपने 18 वो शर्तें रखी जो आपको काम करने के लिए अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं। तो इन शर्तों को रख के आप कहते हैं हम 250 सभा करेंगे, इसके पीछे क्या मंशा है? नहीं, देखिए मंशा साफ है। जब आप लोकपाल को, जो कि भारतीय संसद द्वारा 542 जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा एक लोकपाल बिल पास किया जा रहा है, आप उसको जोगपाल कहते हैं। इसका मतलब आप राजनीति का आप मखौल उड़ा रहे हैं। आप स्वयं राजनेता बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मखौल उड़ा रहे हैं। यह मखौल इसलिए नहीं है कि यह वास्तविकता है। वास्तविकता यह है कि अगर आज लोकपाल पास हो गया तो इनका वजूद मिट जाएगा, क्योंकि इसी वजूद पर वो आए थे, लोकपाल बनवाने के लिए आए थे और अब वो पास हो गया। दूसरी तरफ आप जब राजनीति करने चलेंगे, जब आपने जो बहाने बनाए हैं, जो आपने सपने दिखाए हैं, उस वास्तविकता में जाएंगे कि आधा बिल करेंगे, 750 लीटर पानी फ्री देंगे और आप बिजली का कनेक्शन जोड़ देंगे, तो आपको 2-4 होना पड़ेगा वास्तविकता से, जो आप नहीं कर पाएंगे। जब आप नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आप टाइम बाई कर रहे हैं, टाइम खरीद रहे हैं कि चलो हम ये शर्त रख दें, वो शर्त रख दें। अगर ये शर्त नहीं रखेंगे तो ये बेनकाब हो जाएंगे। तो बेनकाब होने से बचने के लिए ये शर्तें आपको दिखाई जा रहे हैं, जो हम छद्म के रुस्ते में दिखाई पड़ रही है। आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपने जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल भाग रहे हैं और वास्तविकता यही है, क्योंकि
आपको मैंडेट मिला है सरकार का। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, एक CSDS का पोल था जिसमें यह कहा गया था कि भाई आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर चुनना हो तो आप क्या कहेंगे, उसमें साफ कहा गया कि केजरीवाल को हम मुख्यमंत्री चुनेंगे और मोदी जी को हम चुनेंगे प्रधानमंत्री। तो ये अब क्या हुआ है कि ये प्रधानमंत्री के सपने देखने लगे हैं, ये अपना मुख्यमंत्रित्व काल तो निभा नहीं पा रहे हैं, यहां सरकार तो बना नहीं पा रहे हैं, पानी बिजली सड़क दे नहीं पा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हम राष्ट्र सरकार देंगे। ये छद्म दिखाई पड़ रहा है। जी पुष्पेंद्र, कई सारे ऐसे आप देखें कि जो 18 मुद्दे उन्होंने शामिल किए हैं और उसमें से कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप कहते हैं कि आप लोकपाल बिल रामलीला मैदान के अंदर असेंबली बुला के पास करेंगे, वहां लोकायुक्त बिल तो पास हो सकता है या उसमें सुधार की जा सकती है क्योंकि दिल्ली में लोकायुक्त ऑलरेडी है। ये लोकपाल को इस्तेमाल करके ऐसे कई चीजें हैं। आप देखें जब इनके मैनिफेस्टो था उसमें कह रहे थे कि बिजली के दर घटाए जाएंगे, अब ये कहते हैं कि इस पे जांच करवा करके आप इस पर विचार करें कि किसके क्या खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं आप देखें पूरी तरह से जो बातें वो रख रहे हैं उसमें बड़ी सारी बातों पे अगर उस पर गौर फरमाए तो जाहिर है कि उनको पता है कि कांग्रेस का समर्थन उनको बिना शर्त है। अब वो बीजेपी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, कांग्रेस को भी चिट्ठी लिख रहे हैं, सोनिया गांधी को भी, राजनाथ सिंह को, और मीडिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि 250 रैली करके हम जनता के बीच, जनता तय करेगी ये सरकार हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ये जनता कैसे तय कर सकती है ये बताइए। जनता को जो तय करना था वो तय कर दिया, उन्होंने सीट दे दिया। देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि जो लोग आंदोलन से निकले हैं, तथाकथित लोग हैं, ये जो आंदोलन को लोग हैं वो रालेगंज सिद्धि में आंदोलन चला रहे हैं, इनकी समस्या ये है कि आप ये देखें कि इन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जिसमें जो अभी सतीश भाई कह रहे थे जिसके लिए कोई पूरे संविधान के अंदर उसमें विधानसभा में किसी किस्म की ना कांग्रेस की और बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। आपको टॉयलेट बनाइए, देश में कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं हम सीवर लाइन चालू करेंगे, करिए आप, इसमें कोई फैसला ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि जैसे जैसे इनकी तरफ फाले में बॉल आ रही है और इनसे लोग कह रहे हैं, और इसमें मैं एक बात कहूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी वाले कह सकते हैं कि ये बी टीम है और ए टीम है, लेकिन अब मामला यह है कि खुद कांग्रेस सी टीम हो चुकी है इस पूरी गेम के अंदर। लेकिन कांग्रेस ने उसके बावजूद भी केजरीवाल के एलजी के पास पहुंचने से पहले रात में बिना शर्त समर्थन की जो चिट्ठी दे दी है, उस चिट्ठी के बाद अरविंद केजरीवाल के पास कोई किसी किस्म का कोई बहाना नहीं है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। अब जब उनको यह पता चल गया कि सरकार बनाने के लिए हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, तो उन्होंने एक नया सवाल उठाया कि यह बिना शर्त तो कोई चीज होती नहीं है। और जिस तरीके के ट्वीट में आ रहे हैं कि मोहब्बत में, सियासत में बगैर शर्त कुछ नहीं होता है, तो आप इनसे पूछें कि आज जो केंद्र में सरकार है और इससे पहले आप देखें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी केंद्र में, यह भी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चल रही थी ना। इसमें आप बता दें कि हमारे ये 10 मुद्दे हैं, ये आपके भी मैनिफेस्टो में है, ये कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में है, और पहले दिन जिस दिन शपथ ले उसके 15 दिन में इनको पास कर दें। जो पार्टी विरोध करे उसको आप एक्सपोज कर दें। अब आप 18 पॉइंट की चिट्ठी लिख रहे हैं सोनिया गांधी को, राजनाथ को। मैं इनसे कह रहा हूं कि एक चिट्ठी फोर्ड फाउंडेशन को भी लिख दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी वहीं से पैसा लेते हैं और योगेंद्र यादव का भी वहीं से फंड आता है। एक यूएनओ को भी लिख दें, एक ओबामा को भी लिख दें, ताकि सबके पास चिट्ठियां चली जाएंगी। ये दिल्ली में राज करना चाहते हैं कि संसार में राज करना चाहते हैं या केंद्र में राज करना चाहते हैं? दो इन्होंने झूठ अपनी कैंपेन के दरमियान बोले। एक इन्होंने कहा, जो सिफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव जी, उनकी बड़ी इज्जत थी, जो इस पार्टी ने उसे मट्टी में मिला दिया है। पहले तो कहा हमारी 47 सीटें आ रही हैं, फिर यह कहा कि 29 तारीख को हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे। दिलीप, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि जो आज लोकपाल की बहस हो रही है, ये तो केंद्र का मसला है, इस पे संसद करेगी, इसमें दिल्ली विधानसभा कहां से बीच में आ गई? दिल्ली विधानसभा के हाथ में जन लोकपाल बिल, ये लोकपाल बिल पास करने का मुद्दा ही नहीं है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि 29 तारीख को, 29 दिसंबर को ये पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद किस लोकपाल की बात कर रहे थे? दिल्ली विधानसभा के अंदर तो जन लोकपाल पास होगा नहीं, दिल्ली में लोकायुक्त पहले से। तो मुझे लगता है कि लोकपाल की बहस और बात और शब्द बार बार इसलिए लाना चाहते हैं कि इनकी पहचान उसी से है, और वो पहचान
आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र में मिलकर इस लोकपाल के मुद्दे को सुलझा लिया। उस सुलझाने से केजरीवाल की दुकान पे ताला लगने वाला है, लिहाजा वो अन्ना के खिलाफ अब गाली गलौज पर उतर आए। चलिए एक ब्रेक पे जाने, लेकिन प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं और सतीश जी भी बताएं। देखिए मेरा प्रश्न तो एक ही चीज है। एक तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की इसकी अपेक्षा ही नहीं थी कि हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। पूरा जो इनका जो गड़बड़ झाला जो इन्होंने दल बना, ये किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इसलिए इन्होंने समाज, जब आपको राजनीति और शासन चलाना है तो समाज के हर हिस्से के लिए अपना अपना एक एजेंडा कार्यक्रम होता है, वो है नहीं। वो सारी दिक्कतें आ रही। मेन चीज है, पहले लोकतंत्र में दिल्ली की जनता ने आपको हक दिया, किसी को साफ बहुमत नहीं दिया, लेकिन आप भी उसमें कि शासन करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने बिना शर्त समर्थन दे दिया। अब आपके 18 मुद्दे हैं, 20 मुद्दे हैं, आप उनको लागू कीजिए। अगर हम कहीं पर आपके लिए रोड़े बनते हैं, आप जनता के बीच चले जाएगी, कांग्रेस ने हमारे को धोखा दिया, आप जनता के बीच। हमने तो कहा आपको मुद्दों को लागू करना ये आपका दायित्व है, एक चीज। दूसरा सबसे बड़ी चीज लोकपाल है। लोकपाल बिल में आज लगभग पूरे देश में 1-2 साल से बहस के बाद एक आम सहमति बन रही है। राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने 13 सुझाव दिए थे, उसको सरकार ने सुझाव दिया। उसके बाद 2 महत्वपूर्ण पे भी आज सहमति बन चुकी है और सब लोग उसको तैयार है। उस बिल में साफ लिखा है कि लोकपाल और लोकायुक्त, क्योंकि लोकायुक्त में राज्यों का अपना एक हिस्सा है कि देश का स्ट्रक्चर फेडरल है, ये राज्यों का दायित्व है, इसलिए लोकायुक्त को राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस बिल में साफ प्रावधान है कि पूरे देश के लिए लोकपाल बिल बनेगा। एक एजेंडा, एक मॉडल बिल राज्यों के लिए बना दे, ये राज्यों के हाथ में है। अब लोकपाल आपको दिल्ली प्रदेश में शासन मिल रहा है, आप व्यस्त से व्यस्त लोकायुक्त बिल बना दीजिए, जितनी आप ताकत देना चाहिए। किसने आपको रोका है? आपने दिल्ली के लिए तो मैंडेट मांगा है ना, दिल्ली में राज्य सरकार चलाने के लिए, आपने देश में सरकार चलाने के लिए नहीं मांगा। आज उससे जो भाग रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पास कोई दर्शन, कोई कार्यक्रम, कोई सामाजिक दस्तावेज नहीं है, और आपने जो एक राजनीति के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक मारा था कि तमाम राजनेता बेईमान है, तमाम राजनीतिक इंस्टीट्यूशन बेईमान है। आज वही दिक्कत आपके सामने है, क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूशन के, उस राजनीति के हिस्से जब बनने जा रहे हैं, अब आपके समझ में चौराहे में आ रहा है हम क्या करें। तो ये जिम्मेदारियों से भागने के अलावा कुछ नहीं। सतीश जी बहुत कम शब्दों में ब्रेक पे जा रहे हैं, इसलिए देखिए मेरा यही कहना है कि मैं बिल्कुल पुष्पेंद्र जी की बात से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल झूठ बोल करके जनता का जो सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को वो इनकैश बार बार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 49 सीट आ रही हैं, हम रामलीला मैदान में जाकर के विधानसभा का सेशन करेंगे। यानी कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछ तो लेते कि कॉन्स्टिट्यूशन में नियत है किस स्थान पर सेशन कहां पर हो सकता है, सेशन कहां चलेगा, उसके लिए समय तय है। फिर जन लोकपाल की बात करते हैं, वो दिल्ली में लोकायुक्त पहले से ही है। मेरा यह कहना है कि ये सारा का सारा जो प्रपंच है, ये जो पूरा का पूरा झूठ है, ढकोसला है, पूरी जो नाटकबाजी है, उसको उनको खत्म करना चाहिए। जनता ने जो उनको कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया है, सरकार बनाए और अपने वायदों को पूरा करे। चलिए, या क्या ये वाकई जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, या आगे की अपनी सियासत जो है वो सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? ये दोनों पक्ष आगे की सियासत क्या करेंगे? क्या आज जो भी वो लोकपाल को जोगपाल कह के सरकार बनाने के नाम पे 18 पॉइंट्स भेज के और 250 रैलियां करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए, इनकी सियासी चाल है या जिम्मेदारी से भागने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं? इस पर चर्चा करने के छोटे से ब्रेक के बाद।